हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे आज। वेलकम टू बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रोज का रोज आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। 2022-23 में जो पेपर होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न सीधा पूछे जाएंगे। और पिछली बार भी जितने मैंने क्वेश्चन करवाए थे, महासंग्राम वीडियो अपलोड है, आप लोग देखे होंगे पिछले सत्र के, तो वो सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। और आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हो। और ये मान के चलिए आप एमसीक्यू टाइप ही आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था वो एमसीक्यू ही हुआ था। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, और पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है सब, कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेंडेलियन फैक्टर लिखा हुआ होगा यहाँ पे, देखो ए, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ए इज सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग। यहाँ पे देखिए ये ए लिखा हुआ है। मेंडेलियन फैक्टर इज सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग, मतलब मेंडेलियन कारक जो होता है किसके दौरान पृथक होता है। अब इसमें आपको देखो, ये सेल साइकिल और जेनेटिक्स दोनों से रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें क्वेश्चन आपको साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान या कोशिकावाद बोलो, इसके अलावा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ठीक, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकी, अनुवांशिकी। ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। मेंडेलियन फैक्टर, अब देखो ये जेनेटिक्स और साइटोलॉजी दोनों से मिला हुआ है। ये ऑप्शन देख के आपको नहीं लग रहा है कि ये सेल डिवीजन से ऑप्शन रखे गए? सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका विभाजन में कितने सारे स्टेप होते हैं? तो इसमें एनाफेज फर्स्ट है, सेकंड है, और डिप्लोटीन है, जाइगोटीन, मतलब पश्चावस्था प्रथम, पश्चावस्था द्वितीय, द्विसूत्रावस्था जिसको डिप्लोटीन बोलते हैं, और युग्म सूत्रावस्था जिसको जाइगोटीन बोलते हैं। ठीक, तो ये मियोसिस की बात की जा रही है। मियोसिस, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अत्र अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मेंडेलियन का जो फैक्टर होता है वो किस प्रावस्था में सेग्रीगेट होता है, मतलब पृथक होता है। तो ये आपको देना है, ठीक है। और जल्दी से आपको आंसर बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मतलब जो पश्चावस्था होती है प्रथम। क्योंकि जो मियोसिस होता है वो दो पार्ट में होता है, आपको पता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है सेकंड। तो जिस तरह से मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज फर्स्ट आएगा, टीलोफेज फर्स्ट आएगा, उसी तरह से एनाफेज सेकंड वगैरह मियोसिस सेकंड में आता है। तो ये एनाफेज फर्स्ट आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया रहा, ठीक है। तो बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं बाल्बियानी रिंग्स? हेट्रोसोम पे पाए जाते हैं, या फिर लेम्पोपुरुस क्रोमोसोम, या ऑटोसोम्स, और या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है ना, इसी पॉलीटीन क्रोमोसोम में के ऊपर बाल्बियानी रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक, हम जेनेटिक्स का भी जब क्रोमोसोम और न्यूक्लियस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे थियरी में, जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक, पहले से करे रहोगे तो आपको पता रहेगा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, साइटोप्लाज्म का डिवीजन पूछा गया है। देखो जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जब होता है तो उसमें
दो टाइप के डिवीजन होते हैं, मतलब एक तो होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन डिवीजन मतलब उसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो आपका डीएनए वगैरह है, क्रोमोसोम है, ये सब डिवाइड करते हैं। जब ये पूरा हो जाता है, जब ये सब डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक। तो कोशिका विभाजन सेकंड प्रोसेस है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में दो प्रकार के काम होते हैं। पहले जो केंद्रकीय पदार्थ है, क्रोमोसोम वगैरह, डीएनए आपका, ये डिवाइड होगा। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, इसका विभाजन होता है। तो इसको बोलते हैं, ये जो है ना न्यूक्लियर मटेरियल का जो डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक। और ये जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये आपको भैया सीधे याद कर लेना है। तो सेल डिवीजन में दो टाइप के डिवीजन है। पहला न्यूक्लियर मतलब केंद्रकीय पदार्थ का जो डिवीजन होता है, इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। सेकंड होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसको हम साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। देखो, पहले से आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी आदत बनी रहेगी, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपसे। इसलिए आप रोज का रोज हमसे जुड़े रहिए, आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम से पहले पहले करवा देंगे, आप पूरे में पूरे नंबर लाओगे, ठीक। बाकी इंटरनल एग्जाम जो आपके होते हैं प्रैक्टिकल वाले, वो तो उसमें तो नंबर सबको अच्छा मिल जाता है, बाकी आप लोग तैयारी भी किए होंगे। तो फोर्थ नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स डिफरेंट पोल ड्यू टू, मतलब कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किसके कारण अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। देखो, एक मैं यहाँ पे सेल बना दे रहा हूँ, सेल, ठीक है। और इसमें क्या होंगे? इस तरह से क्रोमोसोम्स होंगे तुम्हारे, ठीक है। इस तरह से कुछ क्रोमोसोम आपके लगे होते हैं। ये है मिड प्लेट, मध्यावस्था। जब मेटाफेज होता है ना, मेटाफेज मतलब मध्यावस्था, मध्यावस्था, तब आपके क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम ये इस तरह से एक सेल के बीच में मिड लाइन में अलाइन होते हैं। इसके बाद में क्या होता है? इस तरह से यहाँ पे सेंट्रियोल बनते हैं। क्या बनते हैं? सेंट्रियोल, ठीक। सेंट्रियोल जिसको तर्को तंतु का निर्माण करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम को मैं बाहर यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरह से मान लीजिए। तो यहाँ पे होता है एक बिंदु, उससे जुड़े हुए होते हैं दो काइनेटो कोर, ठीक है। ये जो काइनेटो कोर है, अब देखो यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर में बना रहा हूँ, इस तरह से सेंट्रियोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से तारक काय से क्या निकलते हैं? ये जो सेंट्रियोल है आपका, यहां से निकलते हैं क्या? स्पिंडल फाइबर, ठीक। स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और वो कहाँ पे जुड़ जाते हैं? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ जाते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ हो रहा है, ठीक। इस तरह से यहाँ से निकलेंगे सेंट्रोल से और जुड़ जाएंगे। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, दूसरे ध्रुव पे, ठीक। दोनों पोल पे इसी तरह से निकलते हैं, इस पे बंध जाते हैं। अगले स्टेज में क्या होता है? सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो इस तरह से इधर आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी दोनों ओर खिंच गए, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम ऊपर चले गए और ये दोनों नीचे आ गए। तो यही पूछा गया है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किसके कारण अलग अलग ध्रुवों पे जाते हैं? तो किसके कारण जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें क्या काम है? साइटोकाइनेसिस में तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ना, ये भी फिलामेंट ही है, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इनका इसमें कोई काम नहीं। लेकिन जो सेंट्रियोल होता है, यही काम करता है, यही कारण
है कि इसके थ्रू आपके एंड जो पोल होते हैं दोनों, वहां पे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपको सीधे रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। साइनेप्सिस अकर्स एट, साइनेप्सिस किस अवस्था में होता है, किस प्रावस्था में होता है? सिनेप्सिस, ठीक। सिनेप्सिस, अब देखो इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ये क्या है? ये सब मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के स्टेजेस लिखी हुई हैं। किसकी? मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसी में आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन आता है। तो आपका जो जाइगोटीन है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है। क्या होता है? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब सूत्र, जाइगोटीन मतलब युग्म पट्ट बोलते हैं इसको, युग्म सूत्रावस्था बोलो या फिर युग्म पट्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कहीं कहीं लिखा होता है युग्म पट्ट, ठीक है। इस युग पट्ट में जो साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस को हिंदी में बोलते हैं सूत्र युग्मन। क्या बोलते हैं? सूत्र युग्मन। मतलब यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, क्रोमोसोम का मिलन होता है। पैकेटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द क्रोमोसोम्स नंबर इज, अर्धसूत्री विभाजन है तो उसके दौरान भाई गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? रिड्यूस टू हाफ, रिमेनिंग सेम, रिड्यूस टू 1/4 या बिकम डबल, मतलब घटकर आधी हो जाएगी या समान रहेगी या 1/4 या फिर दोगुनी। तो अर्धसूत्री में भाई क्या होता है? देखो जो मियोसिस डिवीजन होता है ना, मियोसिस, ये कहाँ होता है? ज्यादातर ये जर्मिनल सेल्स में होता है। मतलब जब हमारा स्पर्म जो होता है ना, शुक्राणु, स्पर्म और ओवम, ओवम अंडाणु, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का जब फॉर्मेशन होता है, निर्माण, उसके दौरान ये मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो शुक्राणु मनुष्य से, पुरुष से आया है, इसमें भी कितने होंगे गुणसूत्र? 46। और अंडाणु स्त्री से, तो इसमें भी 46 होंगे। अगर इनका निषेचन के बाद में जाइगोट बने, ठीक है, जाइगोट बनेगा, जनन के थ्रू बात कर रहे हैं, तो जो युग्मनज बनेगा, क्या बोलते हैं? युग्मनज, मतलब जाइगोट। तो इसमें 46 और 46 कितने हो जाएंगे? 92, मतलब 52 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो अगले मनुष्य में 52 हो गए, इसी तरह से फिर 52 और 52 मिलेंगे तो कितने सारे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता जाएगा? ऐसा तो होता नहीं, सब में 46 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के दौरान होता है, ठीक। गैमीटो जेनेसिस जो होता है ना, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन मतलब युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण के समय होता है। और पुरुष की जो सेल्स होंगी जर्मिनल सेल और स्त्री की दोनों में होंगे, तो ये शुक्राणु में आधे नंबर रह जाएंगे क्रोमोसोम के, 23। इसमें भी 23। ये फिर से जब निषेचन होगा, इसमें क्या होगा? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, तो फिर से ये कितने बना लेंगे? 46। तो इसलिए जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। कितना? घटकर आधा हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक उदाहरण मैंने ले लिया था जर्मिनल सेल का, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियरेंस आ सके। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। माइटोसिस अकर्स इन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मियोसिस किस में पाया जाता है, माइटोसिस किस में पाया जाता है। तो ये है समसूत्री विभाजन। देखो समसूत्री विभाजन के काम क्या होते हैं पहले जान ले। समसूत्री का जो विभाजन होता है, माइटोसिस कोश का विभाजन, इसमें क्या होता है? ये शरीर की वृद्धि करवाता है, शरीर के वृद्धि के लिए। इसके अलावा
अगर कहीं पे चोट लगी है, क्या चोट लगी है, उसकी मरम्मत के लिए, उसकी मरम्मत के लिए। इसके अलावा नंबर 3 हम बात करें तो ये जो होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, इसका काम होता है साइटोप्लाज्मिक, मतलब सेल सेल का आकार मेंटेन करने के लिए, आकार मेंटेन करने के लिए। ये सब फंक्शन है सेल डिवीजन के, कि कोशिका विभाजन आखिर होता क्यों। क्योंकि शरीर की वृद्धि कैसे होती है, जब भाई शरीर में कोशिकाएं तो है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, शरीर शरीर में वृद्धि हो रही है, तो बॉडी की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चोट लग जाती है कहीं भी, तो वहां की सेल जो होती है वो मर जाती है, डेड हो जाती है, तो जो बची हुई नई सेल होती हैं, जो लिविंग सेल्स, तो वो क्या करती हैं, वो डिवाइड करती हैं जल्दी जल्दी, ताकि वो चोट जहाँ लगी हो घाव भर सके आपका। उसके अलावा सेल का आकार, देखो ये एक सेल है तो धीरे धीरे बढ़ती भी तो रहती है ना, तो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये सभी कारण है सेल डिवीजन के, मतलब कोशिका विभाजन के कारण होते हैं। तो इसमें पूछ, और एक तो वो क्रोमोसोम नंबर वाला ना, अभी बताए थे कि क्रोमोसोम का नंबर आधा करने के लिए, तो उसमें मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं, वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ समसूत्री पूछा गया, इसीलिए मैंने वो इसमें नहीं लिखा है। तो ये कहाँ होगा, वेजिटेटिव सेल में होगा। यस बिल्कुल, जो प्लांट की ग्रोथ है, जब तक वेजिटेटिव सेल्स में समसूत्री विभाजन नहीं होगा तो पादप बढ़ेंगे कैसे भाई, सही है। रिप्रोडक्टिव सेल्स, यस। मेच्योर सेल्स, यस, प्रौढ़ कोशिकाएं मतलब। तो ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अगर यहीं पे मियोसिस की बात की जाती है, किसकी, मियोसिस, मियोसिस जो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो ये आपका ओनली किस में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है केवल मियोसिस। क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर कम करना। भाई मैच्योर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर क्यों कम करोगी, कौन सा उनसे संतान बनने वाली, ना तो वेजिटेटिव सेल में करोगी। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है ओनली। बाकी मियोस जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, ये हर जगह पाया जाता है, हर प्रकार की कोशिकाओं में। तो जितनी चीजें मैं नोट कराता हूँ आपको, इन सब पे फोकस रखना है, एक एक चीज क्वेश्चन बनकर आपको सामने ही मिलेगी पेपर में, ठीक है। तो आपके सिलेबस से मैं पूरा सिलेबस घुमा देता हूँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान, ठीक। यही फायदा है, देखो क्वेश्चन हम भले ही 25-30 करेंगे, लेकिन इतने क्वेश्चन में आपके लगभग लगभग पूरा सिलेबस घुमा देंगे आपको, ठीक है। जिससे आपका फायदा होगा, एक ब्राइट रिवीजन हो जाता है आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which phase comes in between the G1 and G2 phase of cell cycle। मतलब कोशिका चक्र के जीवन व G2 उप अवस्था के मध्य कौन सी प्रावस्था आती है। देखो जो कोशिका विभाजन होता है उसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना दूं आपको, इस तरह से आप एक गोल सर्कल बना के गुड़े का निशान लगा दिया करिए। ये है आपका यम फेज, ये है G1 फेज, ये है यस फेज, और ये है G2 फेज। फिर एक इस तरह से तीर लगा दिया करो। ये तीर क्या इंडिकेट करता है कि सेल साइकिल जो है वो इधर से इधर की ओर चल रही है, ठीक है, राइट की ओर चल रही है। यहीं पे आपका एक जी नोट फेज भी होता है, ठीक है, जी नोट, उसकी बात हम यहाँ भी नहीं करेंगे। जी नोट आपसे पूछा गया है कि G1 और G2 के बीच में कौन सी उपावस्था आती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, G1 और G2 पूछा है, अगर ये आप तीर इधर ना लगाते, सिर्फ ऐसे लिखते, ठीक है, ये यम है आपका, ये है G1, ये है यस, और ये G2, तो आप G1 और G2 के बीच में यम को टिक कर सकते थे ना, चांस तो पूरे थे करने के लिए। लेकिन मैंने इधर को लगवाया है भाई, तो आप पहले G1 को 1 नंबर दोगे, फिर इधर को चलोगे ना, इधर को तो 2 नंबर दोगे, G2 को तो इन दोनों के बीच में कौन आया, यस। तो करेक्ट कौन होगा, यस फेज। इसलिए इस तरह से ये एरो बनाना परम आवश्यक है, तभी आप क्वेश्चन को सही ढंग से कर सकोगे, वरना आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे और गलत भी कर सकते हो। तो G1 और G2 के बीच में कौन सा फेज आता है, यस। इसी तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कुछ होते हैं, लेकिन बहुत आसान आता है पेपर भाई। आप हमसे जुड़े रहोगे, हम आपको सारे क्वेश्चन तैयार करवा देंगे, इतना मस्त पढ़ा देंगे, एकदम आनंद आ जाएगा आपको, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, स्पिंडल अपैरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस, मतलब स्पिंडल उपकरण जो होता है समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में बनता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये कब होती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए जल्दी। ये सब प्रोफेज में होती है, मतलब पूर्वावस्था के दौरान स्पिंडल अपैरेटस जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन, मतलब क्रोमोसोम का संघनन कब होता है। क्रोमोसोम ये ऐसे ही फैला पड़ा होता है ना, जब सेल डिवाइड करती है तो डिवीजन के स्टार्टिंग में ये एकदम ऐसे ही पड़ा होता है खुला, लेकिन धीरे धीरे कंडेंस फॉर्म में आने लगता है, संघनन होने लगता है। तो ये संघनन होता कब है एक्चुअल में, कब होता है? प्रोफेज फर्स्ट, सेकेंड, एनाफेज, मेटाफेज। तो ये स्टार्टिंग में ही संघनित हो जाता है। ये मियोसिस की बात की जा रही है, किसकी? मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री की, अर्धसूत्री विभाजन की बात की जा रही है, इसीलिए इसमें प्रोफेज फर्स्ट सेकंड आ गया, क्योंकि अभी बताया था ना मियोसिस दो स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट होगा उसमें प्रोफेज फर्स्ट आएगा, एनाफेज फर्स्ट आएगा, मेटाफेज फर्स्ट आएगा, इसी तरह से सेकंड में सब सेकंड सेकंड आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जब पूछे तो समझ जाना कि ये मियोसिस की बात कर रहा है। जब खाली प्रोफेज लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ओनली प्रोफेज, तब समझ जाते हैं आप कि ये समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, माइटोसिस की। ठीक है, तो ये प्रोफेज के दौरान ही कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, इफ द डीएनए स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATTGCC, मतलब एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, ग्वासिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन, साइटोसिन, द mRNA विल हैव, मतलब यदि डीएनए की श्रृंखला जो है उसमें नाइट्रोजन क्षार का क्रम इस तरीके से है तो mRNA में कैसा होगा? mRNA में आपको पता है कि रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आप पढ़े ही होंगे ना, इस तरह से आपका ये डीएनए है एक, ठीक है, डीएनए इस तरह से इसमें नाइट्रोजनस बेस आपके लगे रहते हैं, लगे रहते हैं ना, नाइट्रोजनस बेस। तो ये डीएनए से जब mRNA बन रहा है, क्या बन रहा है? mRNA, mRNA ये है आपका डीएनए, ठीक। तो डीएनए से mRNA, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से बनता है mRNA, ये होगा 5 डेज आपका और ये एंड होगा 3 डेज। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है ATTGCC। तो mRNA में क्या होगा भाई? एडेनिन से कौन जुड़ता है? थाइमिन। लेकिन mRNA की बात करा गया है तो mRNA में थाइमिन होता ही नहीं है। mRNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे। तो एडेनिन की जगह यूरेसिल जुड़ेगा, थाइमिन की जगह एडेनिन, फिर थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन जुड़ेगा, फिर साइटोसिन की जगह पे गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो ये आपका UAAC, UAAC, देखो मिल गया ऑप्शन। तो इस तरह से बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको थाइमिन नहीं करना है, और थाइमिन वैसे भी शुरू में देखो आगे किसी में ऑप्शन में भी नहीं था, ठीक है। तो यूरेसिल रखना है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत आसान बातें इसमें। ये नाइट्रोजनस बेस आपको पता ही होगा कितने होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन, और एक होता है पिरीमिडीन, पिरीमिडीन, पायरिमिडीन और प्यूरिन, ठीक। पायरिमिडीन होते हैं 3 टाइप के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये होता है, नहीं, ये एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, और यहाँ पे गुआनिन, साइटोसिन, ठीक। तो ये आपको सीधे याद रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द टाइप ऑफ क्वाइलिंग इन डीएनए इज, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूं।
डीएनए में किस टाइप की कॉइलिंग पाई जाती है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन। डीएनए के कुंडलन का प्रकार होता है जिग जैग होता है, या लेफ्ट हैंडेड, अपोजिट, या राइट हैंडेड। मतलब वक्री होगा या वामावर्त, कुलोम या दक्षिणावर्त। भाई पढ़ते पढ़ते रट गया होगा क्वेश्चन, नाइन्थ से पढ़ते आ रहे होगे, एट नाइन्थ से, कि राइट हैंडेड होता है डीएनए जो होता है, उसकी कॉइलिंग कैसी होती है? दक्षिणावर्त होती है, राइट हैंडेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मतलब ये घूमा हुआ होता है ना डीएनए, आप देखे ही होगे, वाटसन क्रिक ने जो बनाया था। डीएनए इज मेनली लोकेटेड इनसाइड। डीएनए मुख्य रूप से किसके अंदर स्थित होता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, अच्छे अच्छे फंस जाते हैं इसमें। पहला है न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिका। सेकंड है न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। आपको एक सेल यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं, और उसके ऊपर आपका डीएनए क्रोमेटिन फाइबर लिपटे होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसोम होता है, फिर न्यूक्लियोसोम में डीएनए होता है। तो पहली बात तो डीएनए आपका न्यूक्लियस में हो गया। दूसरी और कौन सी जगह है? साइटोप्लाज्म में आपके माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पड़ा होता है, ठीक, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए कोशिका के अंदर दो जगह हो गया, कहाँ? दो जगह, एक तो केंद्रक के अंदर और एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन पूछा है मेनली लोकेटेड इनसाइड, मतलब मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आप लगाओगे हमेशा केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस मुख्यतया। तो भाई क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। लगभग पूरे बॉडी का 0.01% आप मान सकते हो, 0.5% मान सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, बाकी सब न्यूक्लियस में ही होता है 99.9%। समझ रहे हो? तो आपका ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस सही तो हो जाता, लेकिन मुख्यतया पूछा है ना, सिर्फ ये पूछता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तब आपका फोर्थ वाला सही होता। लेकिन यहाँ मेनली लोकेटेड पूछा है, तो ये आपका न्यूक्लियस वाला ही करेक्ट होगा, मतलब केंद्रक में पाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। आपको बने रहना है साथ में, ज़्यादा बोरियत ना फील हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं। भाई जब हमको प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में, ज़्यादा टाइम तक हम पढ़ा सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है पढ़ने? फ्री क्लास मिल रही है बढ़िया, सारी चीज़ें डिस्कस भी करता हूँ आपके साथ में। कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कैसी भी कोई भी दिक्कत आ रही, मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको जवाब तो देखो सबको देता हूँ मैं, जो भी कमेंट करता है। तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उस पर पूछ लिया करिए। बाकी ये क्वेश्चन जो है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, ऐसे ये पीडीएफ ही है ना, तो इसको उठा के सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग बाद में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करो, खूब सारे क्वेश्चन करो, लेकिन उनको बार बार करते रहो। यही क्वेश्चन एक दो बार और आप करोगे तो तब जाके पूरी तरीके से आपको याद होंगे। और लेक्चर से ही बार बार देखोगे, देखो तुम लोग स्पीड बढ़ा लिया करो, स्पीड कर लिया करो 1.5x या फिर 2x पे देखा करो यूट्यूब में। ऑप्शन है आपके पास, ऑफलाइन में तो आप स्पीड टीचर की बढ़ा नहीं पाओगे, यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है, बढ़ा के जल्दी जल्दी रिवीजन मारो, कई सारे सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, मतलब डीएनए का द्विगुणित संरचना किसने दी थी? लेवेन, मिस्चर, मिसर जो थे ना, एक साइंटिस्ट मिसर, हैमेरस्टन, या फिर वाटसन क्रिक। तो ये तो भाई सबको रटा ही होता है, वाटसन क्रिक ने दिया था। वन जीन एंड वन एंजाइम थियोरी प्रपोज्ड बाय, मतलब एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? बीटल एंड टेटम ने, एच जी खुराना ने, चारगाफ ने, या फिर फ्रैंकलिन ने। तो इसका राइट आंसर बीटल एंड टेटम है। ये भी खूब पूछा जाता है क्वेश्चन और सबको याद भी है। एक जीन एक एंजाइम मतलब समझते हो, इन्होंने बताया था कि एक जीन एक ही एंजाइम को कोड करती है, या और कुछ बताया था इसके बारे में? विस्तार से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्चुअल में क्या है एक जीन एक एंजाइम जो परियोजना थी, इसका क्या मतलब था। बीटल और टेटम ने दिया था जो। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता है? क्रोमेटिन में, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, और इसके अलावा न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा, जो केंद्रक है। क्रोमेटिन में तो होता ही है। जो न्यूक्लियोलस है आपका, ये बात कुछ नहीं हजम हो रही है, कौन सी? न्यूक्लियोलस वाली। भाई साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, तो उसमें तो पाया ही जाएगा, न्यूक्लियस भी उसी में। लेकिन जो केंद्रिका है आपका न्यूक्लियोलस,
इसमें नहीं पाया जाएगा आपका डीएनए। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। थायमीन इज आ, थायमीन जो होता है नाइट्रोजनस बेस है, क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार होता है, क्या है? एंजाइम है, विटामिन है, पायरिमिडीन है, प्यूरिन है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। ABCD कौन सा सही है? जवाब सबका आना चाहिए। ठीक है, मैं जरूर आप लोगों का इस कमेंट देखूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ, ये घुमाया क्वेश्चन है, अभी मजा आएगा। गुणसूत्र न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं, जिनमें क्या होता है? डीएनए होता है? नहीं। देखो, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं। किस तरह से? अब वो पहले ही समझा दूं, पहले क्वेश्चन देखो। हिस्टोन्स रैप्ड ओवर ऑक्टामेरिक कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है के ओक्टामर कोर पर हिस्टोन लिपटा होता है। अरे भाई, उल्टा बोल दिया गया, खाली हिस्टोन से बना होता है न्यूक्लियोसोम, गलत। हिस्टोन के ओक्टामर पे डीएनए लिपटा होता है, ये बात एकदम करेक्ट है। देखो, इस तरह से एक हिस्टोन होता है, उसके ऊपर आपका डीएनए इस तरह से क्वाइल होता है। ठीक, हिस्टोन जो होता है वो 8 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोन ओक्टामर। ठीक, H1 प्रोटीन यहाँ पे लगा होता है, H1 मतलब हिस्टोन 1, इसको H1 बोलते हैं, जो कि इस डीएनए को रोक के रखने के लिए होता है। ये जो संरचना बनी ना, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है? जो न्यूक्लियोसोम है ना, न्यूक्लियोसोम में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा इसमें डीएनए लिपटा होता है, डीएनए लिपटा होता है। तो ये न्यूक्लियोसोम जो है, हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है। पहले बोला था न्यूक्लिक एसिड के ऊपर हिस्टोन लिपटा होता है, ये बात गलत। थर्ड, इसका जो फोर्थ वाला आंसर है ये करेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें नोट भी करते रहिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा फायदा देंगी। ठीक है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ क्लास करोगी तो आपका यही फायदा होगा। बाकी क्लासें तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी BSc की मिल जाएंगी, है ना, आपको पता ही होगा, लेकिन उससे फायदा कितना होता है ये तो आप जानते ही हो। केवल टिक लगाना है तो कोई भी आके लगा के चला जाएगा, भाई 19 का A, 20 का B। हम पूरा डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेंस, मतलब केंद्रक में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं भाई, ये है सेल आपकी, इसमें ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, गाल्जी अपैरेटस भी अलग होते हैं इस तरीके से। ठीक है, गाल्जी अपैरेटस जो होते हैं ना, वो भी अलग इस तरह से होते हैं। क्रोमोसोम्स, यस, ये बात बिल्कुल राइट है। क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्र के अंदर ही तो होंगे, केंद्रक, केंद्रक के अंदर पूछा गया है ना, तो केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। पॉलीसोम्स इज अ चेन ऑफ, पॉलीसोम एक श्रृंखला है किसकी? लाइसोसोम, ऑक्सीसोम, राइबोसोम या फियोसोम, पिनोसोम। ठीक है, ये नहीं है, यन है यहाँ पे। ठीक, तो आप सबको पता ही है, राइबोसोम जो होते हैं ना, यही बहुत सारे राइबोसोम मिलकर पॉलीसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीसोम की श्रृंखला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत आसान, मैंने पढ़ाया था ना पहले लेक्चर, आप देखे होंगे फर्स्ट यूनिट का, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था भाई ये क्वेश्चन आता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ बायो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था? सन 1972 में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। किसने? रॉबर्टसन ने, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, रॉबर्टसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी? 2 प्रोटीन की, 1 लिपिड की, और सिंगर निकोलसन के अकॉर्डिंग कुछ और होता है। तो सारी चीजें आपको याद होंगी, क्लास अगर करते होगे बराबर। ठीक है, और करना तो चाहिए भाई आपको।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन स्टाइटेड मसल सेल ऑफ इंसेक्ट। मतलब कीटों के रेखीय पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? कोलिकर, रोडिन या फिर कैमिलोगोल्जी या फर्नर? तो राइट आंसर कोलिकर होगा। ये भी आप 9th से पढ़ते आते हो कि कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है द मास्टर माइंड ऑफ द सेल इज। मतलब कोशिका का मास्टर माइंड कौन है? भाई पूरी सेल का रेगुलेशन कौन करता है? पूरी सेल को कंट्रोल कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है, केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? मास्टर माइंड ऑफ द सेल। केंद्रक क्या होता है? मास्टर माइंड होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, 24। क्वेश्चन नंबर 24। टर्म बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। मतलब शब्द बेसल बॉडी जो है ये किससे संबंधित होता है? सीलिया एंड फ्लैजेला, सेल प्लेट, क्रोमो फ्रेगमोप्लास्ट या फिर काइनेटोकोर। तो ये जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना, जो ये सीलिया और फ्लैजेला के जब आप पार्ट पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। इसमें हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। क्या होती है? बेसल बॉडी। आधारीय काय बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? आधारीय काय। ठीक, तो ये सीलिया और फ्लैजेला में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। द फिलामेंट्स एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। सीलिया और कशाभिका से जुड़े तंतु किसके द्वारा गठित होते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कुछ तो आपके लिए भी छोड़ दूं भाई। क्वेश्चन नंबर 26। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज। सीलिया और कशाभिका जो होता है, देखो सीलिया को हिंदी में पच्छमाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पच्छमाभ। पच्छमाभ। पच्छमाभ और कसाभ। ठीक, कसाभिका और पच्छमाभिका के संगठन किस प्रकार के होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। 9+2 प्रणाली आप पढ़े होंगे ना, 9+2 अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो यही भाई पाया जाता है। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है? स्टार्टिंग में ही हम बताए थे आपको, सेंट्रियोल का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मतलब तर्कु तंतु का निर्माण करवाते हैं। ठीक, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, लगभग लगभग समाप्ति पे है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा, द 80s राइबोसोम आर प्रेजेंट इन। भाई छोटा सा बच्चा भी जानता है 80s यूकैरियोटिक सेल में होते हैं और प्रोकैरियोट में 70s होते हैं। इनकी यूनिट, सब यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन्स क्रोमोसोम व्हिच आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू साइज इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के गुणसूत्र का वह चित्र जिसे आकार के अनुसार क्रमांकित किया गया हो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके बाद में इससे थोड़ा सा छोटा रखा गया हो, फिर उसके बाद में थोड़ा और चुन्नू सा रखा गया हो, चुन्नू सा रखा गया हो। ठीक, तो इसको बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। और आपके सिलेबस में टॉपिक पढ़ना भी इसीलिए क्वेश्चन तो आते हैं। कैरियोटाइप बोलते हैं उसको। ठीक, साइज के अनुसार जो अरेंजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। If a boy has sexual characters of that of a girl, its जीनोटाइप वुड बी। मतलब यदि किसी लड़के में लड़की के लैंगिक लक्षण हो तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? ये क्या बता रहा है? क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम की बात हो रही है यहाँ पे। क्लाइने फिल्टर जिसको किन्नर बोलते हैं अपने यहाँ हिंदी भाषा में। तो क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम जो होता है, क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। क्योंकि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है? एक बढ़ जाता है, एक इंक्रीज कर जाता है। 46 के जगह 47 होने चाहिए एक्स वाई पुरुष में, और हो क्या गए? एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो उसका एक्स एक्स वाई होगा, मतलब क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होगा, तो होगा पुरुष और स्त्री दोनों, मतलब लक्षण उसमें आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज प्रेजेंट इन। थोड़ा सा ये मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये खूब पूछा जाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वो कहाँ पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स? देखो ये आपकी एक बड़ी सी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये है इनर इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये आपका हो गया मैट्रिक्स। क्या हो गया? मैट्रिक्स। तो ये जो होता है साइटोक्रोम एंजाइम, ये इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मिल जाएगा। तो बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से ही है सब कुछ, जितने भी चैनल हैं, जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम हो या यूट्यूब चैनल हो, सब इसी नेम से हैं। तो आपको ज्वाइन करना है, कोई भी क्वेरी है आप वहीं भी पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल फिर हम आपको मिलेंगे, वो भी लाइव क्लास में, ठीक। तो यहीं पे आज क्लास हम स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।